हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मिनी मैराथन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही कम समय में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इस टाइप के मैराथन सेशन, डेली प्रैक्टिस सेशन और इम्पॉर्टेंट जो जो टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर आते रहेंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो इस एक हफ्ते में, आने वाले जो एक हफ्ते इसके बाद ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो बिल्कुल जो है मिस मत करिएगा इन सेशंस को। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए हमारे इस एफर्ट के लिए। बिल्कुल ही अपडेटेड वीडियो होने वाला है रामसर साइट्स से रिलेटेड, है ना। तो भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं, ये रामसर साइट्स होते क्या हैं, कहाँ से इनका स्टार्ट हुआ था, उद्गम कहाँ से हुआ, इन सभी चीज़ों को जानेंगे और भारत के परिपेक्ष में जानेंगे, भारत के सिनेरियो में समझेंगे कि रामसर साइट्स जो है ना वो भारत में इनका क्या मुद्दा है, कितना रोल है ना। तो ये सभी चीज़ें हम समझेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज है 24 दिसंबर और इस सेशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन से। देखिए, रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर कन्वेंशन, इसे आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इसको हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर कन्वेंशन। वेटलैंड्स को हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि के ऊपर जो है ना ये कन्वेंशन हुआ था। स्पेशली एक वाटरफाउल हैबिटेट होता है ये आर्द्र भूमि, दलदली भूमि जिसे हम कहते हैं। तो ये ना ज़्यादा यहाँ पर पानी होता है और ना ही जो है सूखा मिट्टी होता है, ये कुछ बीच का आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा और फोना, फ्लोरा फोना मतलब एनिमल्स और प्लांट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये डाइवर्स, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा होती है ना। इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था 2 फरवरी 1971, 1971, 2 फरवरी को। रामसर नाम का एक जगह है ईरान में और इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया। 1975 से ये काम कर रहा है ना। 1975 से जो है ना ये लागू हो चुका था और एक फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है। नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट जो कि हम डालते हैं, जो आपकी जो ये आर्द्र भूमि है इसको बचाने के लिए क्या क्या हम प्रयास करते हैं, कैसे इसको हम कंजर्व करें, कैसे हम वाइजली यूज़ करें। क्योंकि देखिए इन आर्द्र भूमि पर बहुत लोगों के का जो जीवन है वो भी निर्भर होता है। लेकिन हमें कई चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है रिसोर्सेज को, साथ ही साथ हमें जो है ना बचाना है इन आर्द्र भूमियों को। और इसीलिए हम इनको जो है ना चिन्हित करते हैं, हम इनको जो है वो मार्क करते हैं। और इसीलिए आप सुनते होंगे ना कि भारत में इतने रामसर साइट्स हैं, तो इतने रामसर साइट्स हैं। तो ये रामसर साइट्स जो होते हैं ना वो वही साइट्स होते हैं, वही आर्द्र भूमि होती है जिसे हम मार्क करते हैं ताकि इसको हम कंजर्व कर सकें, इसको बचा सकें। हाँ, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में आप समझ चुके हैं कैसे इसका स्टार्ट हुआ, है ना। और अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जो रामसर कन्वेंशन का था। सबसे पहला उद्देश्य, ये आपसे पूछ सकता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। पहला उद्देश्य कंजर्वेशन एंड वाइज यूज, देखिए संरक्षण करना है और बहुत ही जो है आपको ध्यानपूर्वक उनका इस्तेमाल करना है। तो कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए कन्वेंशन में बात किया गया कि हम कैसे जो है वो इन आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकें और इसका सतत उपयोग को हम बढ़ावा दें, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करें वेटलैंड्स का, ना कि हम ओवर एक्सप्लॉइट करें, ज़्यादा ओवर इस्तेमाल नहीं करना है ना, ताकि इसके डिग्रेडेशन को रोक सकें। देखिए, अगर किसी भी चीज़ के डिग्रेडेशन को या लॉस को अगर आपको रोकना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक तो कंजर्व करना होगा इसको, है ना। और कंजर्व करने के बाद से ना यूज़ जो है वो सस्टेनेबली करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को आप बढ़ाना चाहते हो, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए की सेविंग है और अगर आप जो है ना इस 100 रुपए में से 100 रुपए पूरे खर्च कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? शून्य। तो वैसे ही इसको आप मान सकते हैं कि इसमें मान लीजिए कि रिसोर्सेज 100 है और इन 100 में से अगर आप 50 रिसोर्सेज को यूज़ करोगे तो 50 बचेगा, है ना। और ये 50 जो बचा इसको फिर अगले में कुछ दिनों में वो रिसोर्सेज जिसमें एडअप भी हो जाएगा, तो ये हो सकता है आगे चल के 150 हो जाए, जिसमें से आप 50 यूज़ करोगे तो 100 बच जाएगा। तो ऐसे आप कंजर्व भी कर सकते हो, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया को बचा सकते हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंसान ही डिपेंडेंट नहीं है, वहाँ पर जानवर, वहाँ पर पक्षी, बहुत सारे अलग अलग जीव भी डिपेंडेंट होते हैं ऐसे वेटलैंड्स पे। दूसरा ऑप्शन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इसमें हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में बात करते हैं जहाँ पर हम ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल बहुत एक अच्छा दूंगा इसका। और आपने जो है ना
सुंदरबन का नाम सुना होगा। सुंदरबन जो है ये, जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर का भी आपने नाम सुना होगा, वो उसी एरिया में रहता है सुंदरबन। तो सुंदरबन जो है ये इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है और जो बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच में साझा होता है। तो वहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के जरिए ही तो ये पॉसिबल हो पाया है। ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स भी होते हैं, शेयर्ड स्पीसीज होते हैं। अब वहाँ पर जो जानवर हैं उनके ऊपर तो आपका अधिकार है नहीं, जानवर तो कहीं भी रोम अराउंड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है जानना जरूरी है कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही पॉसिबल हो पाएगा। तीसरा जो उद्देश्य था वो था डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का नामकरण करना या फिर इनको चिन्हित करना। चिन्हित करने से आप कहोगे फायदा क्या होगा? तो देखिए, कोई भी चीज़ को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो ऑफिशियली जो है इसके लिए कुछ फंड्स आने लगते हैं, है ना। वो गवर्नमेंट की तरफ से आ सकते हैं, वो हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल से आए, और इसके देख रेख के लिए वहाँ पर लोगों को लगाया जाता है, इसका संरक्षण किया जाता है, इसको जो है ना कंजर्व किया जाता है, इसके कंजर्वेशन का काम चलने लगता है। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो आइडेंटिफाई करना और डेजिग्नेट करना इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को पूरे विश्व में, उनको रामसर लिस्ट में शामिल करना। एक लिस्ट है रामसर लिस्ट, और इस लिस्ट में अगर शामिल हो जाता है वो पर्टिकुलर आर्द्र भूमि, वो वेटलैंड, तो उसको बहुत सारे जो है ना सुविधाएं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो इससे इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाता है उस पर्टिकुलर वेटलैंड का। तो ये 3 की ऑब्जेक्टिव था रामसर कन्वेंशन का। एक तो था संरक्षण और बहुत ही जो है बुद्धिमत्तापूर्ण उसका उपयोग, वाइज यूज। दूसरा था इंटरनेशनल कोऑपरेशन या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और तीसरा ऑप्शन था डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का नामकरण। तो ये की ऑब्जेक्टिव्स के थे। अब देखिए, इन्हीं की ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 पिलर्स के भी नाम से जानते हैं। इसके 3 स्तंभ हम कह सकते हैं इस कन्वेंशन के। वही पहला तो वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, यानी हम नेशनल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी जो है नीतियाँ बना सकते हैं, रणनीतियाँ बना सकते हैं, जिससे उनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वेटलैंड्स का, उसको हम संरक्षण कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ, है ना। उनका जो पारिस्थितिक चरित्र है वो क्या है, वो वेटलैंड है, वो न ज़्यादा गीले हैं, न ज़्यादा वहाँ पानी है, न ज़्यादा सूखे हैं, तो उसी कैरेक्टर को वो मेंटेन कर पाए, ये चीज़ जो है। और एक और चीज़, आपने मैनग्रोव का नाम सुना होगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ना, ये वेटलैंड्स में ही होते हैं, और ये भी जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन होता है वेटलैंड्स का, जहाँ पर जड़ें जो है वो पानी से ऊपर आती हुई दिखती हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, तो मैनग्रोव कहते हैं उसको। ये भी वेटलैंड्स में देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा जो पिलर है, जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव वाले में पढ़ा, रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं, इनको रामसर सूची में डालना। तो इससे जो है वो वेटलैंड जो है ना, इनका इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाएगा। और तीसरा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हम वेटलैंड सिस्टम को जो है ना संरक्षण कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी स्पीसीज, जो भी प्रजातियाँ हैं, उसको हम जो है बचा के रख सकते हैं, और एक दूसरे का हम सहयोग भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे। यानी जब आप कार्यान्वयन कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरे का समर्थन जरूरी है। 2 देश मान लीजिए कि सुंदर बनी है, और इसको भारत ने तो कह दिया कि ठीक है, हम इसको वेटलैंड और रामसर लिस्ट में इसको हम शामिल करवाना चाहते हैं, शामिल हो गया, लेकिन बांग्लादेश राजी नहीं हो रहा है, या बांग्लादेश जो है उसमें कुछ उल्टा सीधा कर रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसीलिए जरूरी है ना। अब भारत का रामसर कन्वेंशन से क्या कनेक्शन है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत जो है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी था रामसर कन्वेंशन में। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें तो रामसर कन्वेंशन का एक अनुबंधकारी पक्ष बन गया भारत। कब बना? 1 फरवरी 1982 को, 1982 का 1 फेब को बना। और अगस्त 2024 तक का डेटा हमारे सामने है, और भारत में कुल 85 वेटलैंड्स जो है ना, वो रामसर साइट्स के तौर पर इनको मार्क किया जा चुका है, इनको चिन्हित किया जा चुका है, इनको लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन करेंटली इन इंडिया। तो आप कहेंगे 85, 85 को मार्क करेंगे। अभी तक का ये डेटा अगस्त के हिसाब से यही है, और अगर इसमें कोई बदलाव आता है आपके एग्जामिनेशन से पहले तक, तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, है ना। और इसीलिए कहता हूं कि वो डाउट ग्रुप में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उस डाउट ग्रुप में कोई भी ऐसी जानकारी आती है तो मैं उसको साझा करूंगा, है ना। तो ये रामसर साइट्स के करेंटली 85 साइट्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा है साउथ एशिया में। हम लोग, हमारी कंट्री जो है ना, ये साउथ एशिया में रहते हैं, मतलब है, ये साउथ एशिया में लाई करता है, दक्षिण एशिया में। तो दक्षिण एशिया का सबसे अधिक संख्या ये 85 आर्द्र भूमि, 85 आर्द्र भूमि। और ये जो आर्द्र भूमि है ना, इनको हमारे कंट्री का कमिटमेंट दिखता है इसमें कि हम कैसे वेटलैंड को कंजर्व करना चाहते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभी जो है वो
करंटली जो वेटलैंड्स ऐड हुए हैं इनमें कौन कौन से शामिल हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं देख रहा था कि कई जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो वहाँ पर ये सवाल जो है देखने को मिला था, है ना। अगर रीसेंट एडिशन के बारे में पूछे तो 2 तमिलनाडु के जो बर्ड सेंचुरी हैं वो शामिल हुए हैं और एक मध्य प्रदेश का रिजर्वर है वो शामिल हुआ है। तो पहला है नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, एक वाइटल हैबिटेट है ये, जहाँ पर अलग अलग जो है चिड़ियों की स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं और यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। इसको कंजर्व करने के लिए हमने इसको शामिल किया है। तो नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु ये 83 नंबर का था। फिर काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, इसमें बहुत ही जो है ना विविध रूप से यहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को देख पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर उपलब्ध हैं और ये भी जो है ना लोकल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इसको संरक्षण करने के लिए इसको शामिल किया हमने काजू वैली को। और एक है तवा रिजर्वर मध्य प्रदेश, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ को जो है ना यहाँ पर सपोर्ट करता है, यहाँ पर जो है समर्थन करता है कई सारी प्रजातियों को और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का अवसर प्रदान करता है। जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो उनको ये लिवलीहुड का अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये 3 जो है रीसेंट एडिशन है हमारे लिस्ट में और इन 3 के शामिल होने के बाद हमारा जो टोटल बनता है वो 85 हो जाता है। 85 वेटलैंड्स अभी करंटली इंडिया में है। ये हम अगस्त 2024 तक का डेटा है और आज जो है हम जब बात कर रहे हैं तो आज है ये आपका 24 ऑफ दिसंबर, है ना। तो चलिए इसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस रामसर साइट्स का, कि रामसर साइट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस और लिवलीहुड सपोर्ट के लिए इसको जाना जाता है, यानी जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए और आजीविका सहायता के लिए। अब ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है, जहाँ पर ये साइट्स जो है ना, ये अलग अलग स्पीसीज़, कई सारे वनस्पति और जीवों की कई सारी प्रजातियाँ हैं, उनके लिए ये घर आवास का काम करता है। और यहाँ पर जो है ना जो एंडेंजर्ड स्पीसी और एंडेमिक स्पीसीज़ है ना, ये भी इसमें शामिल है, यानी लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजातियाँ जो हैं वहाँ की, ये शामिल हैं यहाँ पर। और इनको बचाने के लिए हमने रामसर साइट्स को मार्क किया ताकि वहाँ पर जो लोकल्स का इंटरफेरेंस है वो कम हो जाए, है ना, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर हंटिंग वगैरह ये सब रुक जाए और हम इसको कंजर्व कर पाएँ। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके बाद देखिए संतुलन बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं अर्थ का। और आप देखिए आने वाले सालों में हमें 2030 तक बता रहे हैं जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो, कि हमारा जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड है ना जो हमने सेट किया, वो हम क्रॉस करने वाले हैं। तो इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि हीट वेव वगैरह बहुत बढ़ जाएगा और बहुत सारा चेंज देखने को मिलेगा। मैं आपसे भी कहता हूँ जितना हो सके एसी वगैरह को अवॉइड करिए, जितना हो सके वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करिए, कम से कम बिजली का खपत करिए, क्योंकि अर्थ जो है ये कुछ दिनों बाद रहने लायक नहीं बचेगा, है ना। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये वेटलैंड्स, ये आर्द्रभूमि बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और देखिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की बात आए, यानी जो आपका भूजल है, जो आपके पानी है नीचे ग्राउंड में, उसको हम अगर वापस से भरने का प्रयास करें, फ्लड कंट्रोल की बात आए, क्योंकि जो ये आर्द्रभूमि होती है, तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं और ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर बहुत तेज बाढ़ आ रहा है या लहरें आ रही हैं, तो इसको ये रोकने का काम करते हैं, नेचुरल बैरियर के तौर पे काम करते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसे जड़ ऐसे 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 हैं, तो वो क्या होता है कि ये जो लहरें हैं यहाँ आके रुक जाती हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ कोर्स मेंटेन करने के लिए तो हेल्प करती ही हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में तो महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है। तो ये रामसर साइट्स के फायदे। और फिर लिवलीहुड सपोर्ट, वहाँ पर जो लोकल्स रहते हैं उनकी आजीविका की सहायता भी करता है। कई समुदाय जो है ना मछली पकड़ने और अपना जो है ना पूरा उनका लिवलीहुड, पूरा उनका जीवन जो है वो एग्रीकल्चर और फिशिंग के ऊपर डिपेंड होता है। और इसलिए इन कम्युनिटीज़ को ये समझाना कि बहुत ही बैलेंस तरीके से यूज़ करना है इसको, आप भी जिएँ और साथ ही साथ जो जो वहाँ पर रहते हैं उनको भी जो है फलने फूलने का मौका दें। तो ये लिवलीहुड सपोर्ट भी जो है इसमें शामिल है। तो ये सिग्निफिकेंस है रामसर साइट्स का। लेकिन देखिए हम कहते हैं ना कि हमेशा जो है सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेज भी आते हैं और कंजर्वेशन एफर्ट हमको डालना पड़ता है। तो देखिए रिकॉग्नाइज करने के बावजूद, इतने सारे जो है चीज़ों के बावजूद जो है ना, बहुत सारे रामसर साइट्स भारत में है ना वो थ्रेट फेस कर रहे हैं पॉल्यूशन से, एनक्रोचमेंट से, क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज का हमने बात किया ना, जलवायु परिवर्तन। तो जो जलवायु परिवर्तन है इसके वजह से बहुत सारे रामसर साइट्स जो है ना वो कई बार जो है वो सूख रहे हैं, कई बार जो है वहाँ पर वो आर्द्रभूमि बिल्कुल सूख जाती है और इसलिए ये दिक्कत। एनक्रोचमेंट मतलब क्या हो गया, तो वहाँ पर जो
ह्यूमंस हैं इनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से, तो इसलिए हमें सिक्योरिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें जो है, जो हमारा एफर्ट है उसको, और जो कम्युनिटी है आसपास की, उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है। उनको क्यों ना हम अगर उसमें शामिल कर लें ये इस पूरे ड्राइव में, तो उसके लिए जो है ना वो खुद जिम्मेदार हो जाएंगे। और पोल्यूशन तो ऑफ कोर्स हो ही रहा है, वाटर पोल्यूशन आप देख रहे हैं कितना हो रहा है। इससे भी ये सारे मैनग्रोव, ये सारे जो वेटलैंड्स हैं, ये सभी जो है ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इसलिए हमें कंजर्वेशन एफर्ट डालना होगा, जिसमें हमें अभी जैसा कि मैंने बात किया कि वहाँ के जो समुदाय हैं, लोकल समुदाय हैं वहाँ के, उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। अगर हम लोकल कम्युनिटीज़ को एंगेज करेंगे, अगर हम वहाँ के समुदायों को जो है शामिल करेंगे इसमें, तो इससे हम कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ प्रैक्टिसेस उनको बता पाएंगे, संरक्षण क्या है, कैसे सतत रूप से वो जो है अपने काम को भी जारी रख सकते हैं और साथ ही साथ उस आर्द्र भूमि को बचा भी सकते हैं, ताकि आने वाले उनकी पीढ़ियाँ भी उसका इस्तेमाल करें। फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पर हम लॉज और रेगुलेशन फिक्स कर दें कि अगर इस एरिया में, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है, तो इस एरिया में अगर आप जो है ना हंटिंग वगैरह बिना किसी लाइसेंस के, या फिर बिना जो है आपको किसी भी तरीके का लाइसेंस ना हो या आपको अलाउ ना हो और आप ये कर रहे हैं, तो आपको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो हम इन इकोसिस्टम्स को, इन जो भी हमारे ये पारिस्थितिकी तंत्र हैं, इनको बचा सकते हैं। और अवेयरनेस प्रोग्राम चला दें, अगर हम जो जागरूकता अभियान है वो चलाएं, तो पब्लिक को हम एजुकेट कर पाएंगे कि कितना ज़रूरी है ये आर्द्र भूमि हमारे लिए, और इनके जो कंजर्वेशन एफर्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे। हम जनता को शिक्षित कर पाएंगे कि आर्द्र भूमि की महत्वता कितनी है और संरक्षण इनका क्यों ज़रूरी है। तो भारत तो बिल्कुल कमिटेड है रामसर कन्वेंशन के लिए। रामसर साइट्स लगातार जो है ऐड होते जा रहे हैं, और ये हमारा ये कमिटमेंट ही दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए वेटलैंड्स और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। और जैसा मैंने बताया कि जो दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया, इसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हमारे भारत में ही हैं। और ये कंटिन्यूस एफर्ट हमें डालते रहना होगा। इस नंबर्स को हमें जल्दी 100 200 तक भी पहुंचाना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रामसर साइट शामिल हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन हो पाए। इससे प्रोटेक्शन हो पाएगा और सस्टेनेबल यूज़ हो पाएगा इन इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम, यानी कि ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि ये बिल्कुल अमूल्य है। और इन अमूल्य पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और सतत उपयोग के सुनिश्चित करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आपको 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई, इसमें से सबसे पहले आपको डेट्स वगैरह याद रखने, एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। तो देखिए, रामसर साइट, पहली बार रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो 2 फरवरी 1971, ये याद रखना है। रामसर नाम का जगह ईरान में, तो 2 फरवरी 1971, और ये हुआ था 1975 में चालू, है ना। अब इसके बाद से आपको याद रखना है ये 3 पिलर्स, जिसमें वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन शामिल है। और इसके बाद से आपको जो है भारत के सापेक्ष में इसको देखना है, तो रामसर कन्वेंशन भारत में 1 फरवरी 1982 को, और ये जो है लागू हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बन गया भारत। और 2024 के अगस्त तक ये कुल 85 साइट्स भारत में, रामसर साइट्स जो हैं वो इनको मार्क किया जा चुका है ना। तो ये सभी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद से बाकी सभी चीज़ें तो आपको मालूम ही है कि ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या रोल है। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो में आपको जो है सभी चीज़ें मालूम चल पाई होंगी, वो रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट्स और भारत के लिए, इसके इम्पोर्टेंस के लिए, और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाई। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक जो है बहुत ज़रूरी है। और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आपको ये जो मिनी मैराथन सेशन हम ला रहे हैं ये कैसा लग रहा है, कैसे आपको हेल्प कर रहा है। आपका जो भी अनुभव है वो नीचे ज़रूर साझा करिए। लाइक, कमेंट ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा ये वीडियो और लोगों तक पहुँचता है। हमारी छोटी सी ये कम्युनिटी और बड़ी बनती है, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।